हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों सुपर टेट और यूपी टेट की एकदम ज़बरदस्त तैयारी के लिए आपके लिए जो लगातार क्लासेस लेकर आ रहे हैं, उसी क्लासेस में आज एक नया पार्ट और बढ़ने वाला है। इस पार्ट में आप सभी लोगों को पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के जो एससीईआरटी बुक्स है, जो हमारा परिवेश बुक है, जो कि प्राइमरी लेवल में प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाई जाती है, इस बुक से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ कर लेकर आए हैं और एक एक करके इन सभी पार्ट्स को आप सभी के बीच में लेकर आएंगे। तो आपकी क्लास फोर्थ में बुक चलती है हमारा परिवेश, और इसके अंतर्गत अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सुपर टेट में जरूर बनते हैं, क्योंकि ये आपका एससीईआरटी के अंतर्गत आ जाता है। तो उसमें आपका पहला टॉपिक जो आता है वो है उत्तर प्रदेश, महत्वपूर्ण जानकारी। आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके कवर करेंगे। तो आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पूरी ज़बरदस्त तैयारी के लिए। साथ ही साथ सुपर टेट 2021 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप सभी पुरानी क्लासेस को, सभी अभी तक जो क्लासेज हुई हैं उनको एक ही स्थान पर देख सकते हैं। शाम को 6:30 पर हमारी लाइव क्लास होती है, उससे सभी लोग जरूर जुड़िएगा। तो पार्ट 1 है, इसके आगे अन्य पार्ट्स भी मिलेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, आप लोगों ने क्लास सही से देखी, तो निश्चित तौर पर आपके लिए और भी ऐसे पार्ट्स लेकर आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पूरे देश में अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाएगी, तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो पहले नंबर पर है। क्यों? उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग पास है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले स्थान पर आता है जनसंख्या के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले व मंडल हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल आपके 75 यानी कि 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, और कुल 18 मंडल हैं। ये उत्तर प्रदेश की जो संरचना, इसमें जिले और मंडलों की संख्या इतनी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जहां दो देशों की सीमा मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब बात दो देशों की आ जाती है, तो जो दो देश की सीमा मिलती है उसे इंटरनेशनल लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो दो देश, जैसे हम कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान जिस स्थान पर मिलते हैं, वो उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। यहाँ पर अलग अलग रेखाएं अलग अलग देशों को विभाजित करने के लिए खींची गई, जो कि हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं और दोबारा फिर से भी आपको क्लियर करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, जहां पर दो राज्यों की सीमा मिलती है उसे क्या कहते हैं? जब आप एक देश के अंतर्गत दो राज्यों को आपस में जोड़ते हैं और उनकी जो सीमा होती है, उनकी सीमा को अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा उसको कहा जाता है, दो राज्यों के बीच की सीमा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कि उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े राज्यों के नाम बताइए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है आपको बताना है। आपके सामने एक एक करके सभी राज्य दिए गए, देखिएगा। उत्तराखंड, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। इसके बाद अगर आपको बताया जाए, यहाँ पर दिल्ली आपका एकमात्र केंद्र शासित राज्य है, यूनियन टेरिटरी है। बाकी सभी आपके राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, याद रखिएगा। सबसे कम सीमा यहाँ पर आपकी हिमाचल की देखने को मिलती है। बाकी अन्य जानकारी जो कुछ है वो आपको आगे देते रहेंगे, ज़्यादा डीपली जाने की इनमें ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर जितना आपको डीपली पढ़ाना होता है आपको वैसे भी क्लियर कर देते हैं। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपकी पढ़ाई चल रही है, सब कुछ कवर कर रहे हैं, तो सभी लोग सभी क्लासेस को जरूर देखेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नगर और उनके पुराने नाम, यानी कि कुछ नाम बदले गए थे उत्तर प्रदेश के जिलों के, नगरों के, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले नंबर पर आ जाता है छत्रपति साहू जी महाराज नगर, ये अमेठी का नाम रखा गया था। किसका? अमेठी का नाम रखा गया था। अगला भीमनगर, ये संभल का नाम रखा गया था। इधर वाले आपके वर्तमान है और ये कुछ नाम बदले गए थे, वो आपके सामने रखे गए। भीमनगर संभल का नाम था। अगला ज्योतिबा बाई फुले नगर, ये अमरोहा का नाम रखा गया था, ज्योतिबा बाई फुले नगर। अगला कांसीराम नगर, ये कासगंज का नाम रखा गया था, कांसीराम नगर। अगला है प्रबुद्ध नगर, प्रबुद्ध नगर नाम रखा गया था शामली का। ये सभी आपके उधर साइड के ही जिले हैं। शामली का नाम प्रबुद्ध नगर रखा गया था। इसके बाद हापुड़ का नाम पंचशील नगर रखा गया था। अंत में आते हैं हम लोग तो कानपुर देहात का नाम
महामाई नगर कर दिया गया था और हाथरस का नाम बदल के महामाया नगर कर दिया गया था। कुछ जनपद ही हैं ज़्यादातर और इनके जो नाम बदले गए थे वो दिए गए हैं और जो नाम है वो दिए गए हैं। दोनों चीज़ें याद कर लीजिएगा, 1 नंबर आपको मिलेगा। इसके अलावा वर्तमान समय में भी कुछ नाम बदले गए। इनमें सबसे इजी जो है वो है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है इलाहाबाद का नाम बदलकर। और इसके अलावा आपको दोस्तों प्रयागराज इसका नाम कर दिया गया, इधर लिखे दे रहे हैं प्रयागराज, ये नाम कर दिया गया, याद होगा आप सभी लोगों को। इसके अलावा कुछ रेलवे स्टेशंस के नाम भी बदले गए, जो आपकी आगे की क्लास आएगी, करंट अफेयर की क्लास आएगी, उसमें एक एक करके कवर कर देंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक भूभाग के कौन कौन से हिस्से हैं, कितने भाग हैं। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक भूभाग है उसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, भांवर और तराई का भाग, दूसरा आपका गंगा यमुना का मैदानी भाग और अंत में आता है दक्षिण का पठारी भाग। ये 3 भाग प्राकृतिक रूप से जो भूभाग होते हैं उसमें हमने उत्तर प्रदेश को बांटा। उत्तर प्रदेश में बांटा गया, ये आपका सभी SCERT बुक से क्वेश्चन लिए गए, तो आप लोग अच्छे से एक एक चीज को याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। तो सबसे बड़ी सबसे प्रमुख नदी आपकी गंगा नदी है, फिर यमुना नदी हो गई, इसके बाद घाघरा नदी, सरयू नदी, गोमती नदी, चंबल नदी, ये सभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के रूप में जानी जाती हैं। इसमें बहुत सी नदियां हैं और उनके बारे में भी आपको आगे बताते रहेंगे। मेन आपको ये नदियों के नाम याद रखने हैं जो कि उत्तर प्रदेश से होती हुई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की उत्तरी भाग से कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन सा राज्य है। तो ये सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड है, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में ही शामिल था, बाद में उत्तराखंड को एक अलग राज्य के रूप में बना दिया गया, तो थोड़ा थोड़ा भाग अलग अलग राज्यों से हटाया गया। इसमें आपके उत्तर प्रदेश का भी काफी भाग हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रोड़े पत्थरों और मोटे कणों से बनी मिट्टी को के भाग को क्या कहते हैं। तो मोटे कणों वाली मिट्टी, रोड़े पत्थर वाली मिट्टी जो होती है भांवर की होती है, आपने देखा होगा ककरीली पथरीली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। ये आपका जो वैसा एरिया होता है जहाँ पर पुराने पर्वतीय भाग होते हैं, वहाँ पर ये पर्वतों के अंतर्गत ये मोटे कण और रोड़े पत्थर वाली मिट्टी देखने को मिलती है। ये आपका भांवर का क्षेत्र जो कि उत्तराखंड से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर आपको भांवर और तराई के मैदान देखने को मिलते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, भांवर के भाग से तराई का भाग किस प्रकार अलग है। तो दोस्तों भांवर का भाग कैसा बताया हमने, वहाँ पर ककरीली पथरीली मिट्टी होती है और एरिया बहुत ही ऊंचा नीचा होता है। इसके बाद तराई का भाग जो था भांवर के नीचे का भाग होता है, यानी कि यह अधिक नीचा है, नम और तर जलवायु वाला भाग होता है। तराई का भाग कैसा, नम होता है, तर जलवायु का होता है और अधिक नीचा होता है, भांवर की तरह ककरीला पथरीला और साथ ही साथ ऊंचा नीचा नहीं होता है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा अधिक होने के कारण किस भाग में घने वन होते हैं। वर्षा अधिक होने के कारण कौन से भाग में घने वन होते हैं। तो ये आपका भांवर और तराई का क्षेत्र जो है यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। आपको पता होगा उत्तराखंड का क्षेत्र जो है वहाँ भी वर्षा अधिक होती, तो उसका तो लगभग पूरा क्षेत्र जो है वो कैसा है, भांवर और तराई का क्षेत्र है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी ये चीज देखने को मिलती है, जहाँ पर भांवर तराई का क्षेत्र है वहां पर वर्षा अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन, भांवर व किस प्रकार के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। तो इसमें आपका शीशम हो गया, साल हो गया, साखू हो गया, खैर की चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। भांवर और तराई के क्षेत्र में इन वृक्षों की अधिकता होती है, याद रखिएगा दोस्तों। लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, काफी बड़े होते जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, तराई के भाग की प्रमुख फसल व शहरों के नाम बताइए। तो दोस्तों तराई का भाग जो है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तराई की मुख्य फसल होती है आपकी चावल की, और मुख्य जो शहर हैं पीलीभीत हो गया, बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, ये भाग आपके तराई के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको प्रत्येक चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होगी। प्रत्येक चीज तैयार करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, तराई के क्षेत्र की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है। आपको हमने क्वेश्चन पहले बताया और काफी बार एग्जाम में भी आया है। थारू जनजाति जो है, थारू और वोक्सा, ये तराई के क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। और हमने आपको क्या बताया था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के थोड़े से भाग में और उत्तराखंड में अधिक मात्रा में आपके थारू जनजाति के लोग पाए जाते हैं, जो कि दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं।
क्वेश्चन बताया था हमने, दिवाली को शौक के रूप में कौन जाति के लोग मनाते हैं? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये सबसे अधिक मात्रा में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क जो है आपका, ये लखीमपुर खीरी में है, जो कि बहराइच तक फैला हुआ है। काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला फैला हुआ भाग है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो इसमें आपका गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, ये मुख्य फसलें हैं उत्तर प्रदेश की, जिसमें कि सबसे अधिक उत्पादन भी उत्तर प्रदेश करता है। इसके अलावा अन्य फसलें हो गई आपकी, आलू हो गया, आलू में भी मुख्य रूप से योगदान उत्तर प्रदेश का रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 18 नंबर क्वेश्चन, भांवर व तराई के दक्षिण में कौन सा भाग है? तो दक्षिण यानी कि नीचे की ओर, भांवर तराई का भाग ऊपर हो गया, उसके जब नीचे आते हैं तो हमको गंगा यमुना का मैदानी भाग मिलता है, या उत्तर का मैदानी भाग जिसको हम बोलते हैं। ये पूरा एरिया आपका गंगा यमुना के किनारे का एरिया है, उससे फैला हुआ एरिया है, जो कि पूर्ण रूप से मैदानी एरिया। और यहाँ की जो कह सकते हैं मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, सबसे ज़्यादा फसल जो की जाती हैं वो इसी क्षेत्र में की जाती हैं। उत्तर की मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, देखिए जल्दी से, तो ये मटियार मिट्टी है, दोमट और रेतीली दोमट मिट्टी है, जो कि बहुत ही उर्वरक अच्छी फसलों के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। तो ये आपके भांवर और तराई के नीचे के भाग में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जाड़ा समाप्त होते ही जिन वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें पतझड़ वाले वृक्ष कहते हैं। आपको पता होगा जाड़ा समाप्त होते यानी कि वसंत पंचमी के समय पर आपने देखा होगा बहुत से जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां गिरने लगती हैं और उनमें नई नई कोपलें निकलने लगती हैं, एकदम मौसम अच्छा हो जाता। तो ये आपका वसंत पंचमी के आसपास का समय होता है, और इस समय पतझड़ वाले वन जो होते हैं उनकी सभी पत्तियां गिर जाती हैं और नई पत्तियां निकलने लगती हैं। ये ऐसा समय होता है जब सर्दी में पत्तियां जो नुकसान पहुंच चुका होता है जिनको, वो सभी हट करके उन पर नई पत्तियां आने लगती हैं। तो दोस्तों ये सभी आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा ताकि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और लाइव क्लास से सभी लोग जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।